मोर ब्यूटी ऑफ इंडियन मार्केट कि आप बेसिक कमोडिटीज में, कैपेक्स लेड बिजनेसेस में, कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेसेस में, सभी जगह वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये काफी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होगी। तो इन्वेस्टर्स को एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका पार्टिसिपेशन जितना ब्रॉड बेस्ड होगा, ज्यादा होगा, उतना अच्छा होगा। इंडिया में अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बड़ी हो रही है, हम नए नए बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये फूड डिलीवरी बिजनेस देखिए, ये 3-4 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, राइट? अब ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आगे जाके क्रिएट होंगी और जो मार्केट में आएंगी। दूसरा क्या होता है कि इकोनॉमी जब बड़ी होती है तो आपकी स्केल बढ़ती है, तो उसमें बिजनेसेस का कंसोलिडेशन होता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी भी बहुत फ्रेगमेंटेड हैं। तो ये सारे बिजनेसेस धीरे धीरे करके मार्केट में आएंगे। तो हमारे यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में अगले 5-10 सालों में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, क्योंकि नए नए बिजनेसेस आएंगे, वो कैपिटल रेस करेंगे, उनकी लिस्टिंग होगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स सबके बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अनुपम तिवारी, हु इज द हेड ऑफ इक्विटी एट ग्रो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। ही हैज 2 decades of experience in the mutual fund industry. He began his career as an equity analyst at Reliance Mutual Fund and has held key roles as an equity fund manager at Reliance Life Insurance Company, principal at PNB Asset Management Company, and with Access Asset Management Company before joining Grow Mutual Fund. Mr. Anupam Tiwari has a proven track record of managing portfolios across large cap, mid cap, and small cap segments. A chartered accountant by qualification, his investment approach is grounded in thorough research with a focus on long term growth potential. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। तो आज हमारे साथ वी हैव मिस्टर अनुपम तिवारी, हु इज द हेड ऑफ इक्विटी एट ग्रो म्यूचुअल फंड। Anupam, thank you so much for joining us today. We're very excited to have you. हमने आई थिंक आपके साथ एक शो ऑलरेडी पहले किया हुआ है। और गाइज आज का जो हमारा थीम है वो है मल्टी कैप फंड्स। तो हम मल्टी कैप फंड्स के अराउंड अनुपम से बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। सो वेलकम टू द शो अनुपम। थैंक यू नम्रता। वंडरफुल। सो अनुपम, हमने आपके लिए बहुत सारे सवाल अराउंड मल्टी कैप फंड्स डिजाइन किए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हम सब जानते हैं कि एज एन इकोनॉमी हमारा प्रोजेक्शन है कि इंडियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 34 $10 ट्रिलियन हिट करेगी। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप ये बताइए कि एक जो इन्वेस्टर है, फॉर पीपल हु आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट, वो क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द इक्विटी मार्केट्स? सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। या जनरली हम ये मानते हैं, और एक्सेप्ट वन मार्केट विच इज चाइना, हमने देखा है कि ग्लोबली जहां भी किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमी ग्रो होती है तो वहां पे स्टॉक मार्केट में भी अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। ऐसा शायद केवल चाइना में हुआ है कि जहां पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट उनका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो हम बोलते हैं वो काफी कम हो गया है। और वो सब कुछ थोड़ा गवर्नेंस इश्यूज और जो उनका स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके कारण हुआ है। बट जनरली इन किसी भी कैपिटलिस्टिक माइंडसेट की इकोनॉमी में हमने देखा है कि जब जीडीपी बढ़ता है तो आपका मार्केट कैप भी बढ़ता है, कंपनीज की वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम कभी $10 ट्रिलियन पे पहुंचे तो इंडिया में भी इक्विटी मार्केट में काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस हैं। और इसलिए इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए और इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने एक प्लान के हिसाब से, अपने एक डिसिप्लिन के हिसाब से। दूसरी बात क्या है कि जब इकोनॉमी बड़ी होती है आपकी तो मल्टीपल सेगमेंट्स में ग्रोथ होती है। और बहुत बार हम यूएस का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यूएस की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ 80s 90s के बाद कि उनके यहाँ से जो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग थी वो बाहर चली गई, वो चाइना चली गई। बहुत ज़्यादा उनने आउटसोर्सिंग करना चालू किया। तो यूएस इकोनॉमी मेजरली एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी रह गई। तो वहाँ पे ग्रोथ के ड्राइवर बहुत कम थे, कंसंट्रेटेड ग्रोथ के ड्राइवर थे। तो आईटी हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया या एडवांस फार्मा हो गया, वो सब हो गए थे। इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। हमारी इकोनॉमी की जो साइज है और जो हमारा पर कैपिटा इनकम है अराउंड $3,000 के आसपास है।
तो वो जब बढ़ता है तो सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ आती है। सो दैट इज वन मोर ब्यूटी ऑफ इंडियन मार्केट कि आप बेसिक कमोडिटीज में, कैपेक्स लेड बिजनेसेस में, कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेसेस में, सभी जगह वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये काफी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होगी। तो इन्वेस्टर्स को एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका पार्टिसिपेशन जितना ब्रॉड बेस्ड होगा, ज्यादा होगा, उतना अच्छा होगा। ऑल राइट, ओके। सिंस हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर ही रहे हैं, हमें 16 साल लग गए फॉर द इंडियन जीडीपी टू टच $1 ट्रिलियन, लेकिन ये टाइमलाइन जो है ना ये कम हो रही है, तो वो जो Yes. इंक्रीमेंटल $1 ट्रिलियन होगा वो कम टाइम में अचीव हो पाएगा। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप अभी कुछ इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, बट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशंस, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये जो कंपनीज हैं इनका ये कितनी जरूरी रहेंगी टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी? करेक्ट। सो पहले ये समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि हमारा जो टाइमलाइन है एवरी इंक्रीमेंटल $1 ट्रिलियन के लिए वो कंप्रेस क्यों हो रहा है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती है और आप उसकी ग्रोथ ओरिएंटेशन पे काम करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो व्हाट आई कॉल इज 3 C's, राइट, कि किसी भी कंट्री को ग्रो होने के लिए 3 C's की जरूरत होती है, कैपेबिलिटी की, कैपेसिटी की और कॉन्फिडेंस की। In last 20 years, because of various things that we have done, इन तीनों सीज में इंप्रूवमेंट आया है इंडिया में। तो लेट्स एनालाइज देम वन बाय वन। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैपेबिलिटी। सो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कैपेबिलिटी के 3 डायमेंशन है: इंडिविजुअल लेवल कैपेबिलिटी, एंटरप्राइज लेवल कैपेबिलिटी एंड गवर्नेंस का कैपेबिलिटी। इंडिविजुअल कैपेबिलिटी वी ऑल नो, हमको सबको पता है कि हमारे एक अच्छी डेमोग्राफिक्स है, यंगर पॉपुलेशन है, स्किल्ड पॉपुलेशन है, एजुकेशन पे हम काफी फोकस करते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास एजुकेशन को लेके काफी सेंसिटिव होता है। सो वी आर क्रिएटिंग अ गुड स्किल्ड पॉपुलेशन। तो सिर्फ नंबर्स होने से अच्छा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो उसके पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए, कुछ टैलेंट होना चाहिए। सो दैट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट, विद पेनिट्रेशन ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एटसेट्रा। सो दैट इज नाउ वर्किंग आउट। और पिछले 20-25 सालों में हमने काफी मेहनत की है, तो नंबर ऑफ स्कूल्स बने हैं एटसेट्रा। सेकेंड इज इंटरप्राइज लेवल कैपेबिलिटी। जब आपको 7-8-10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो यू नीड वर्ल्ड क्लास इंटरप्राइजेस। और अगर आप आज से और 20 साल पहले से कंपैरिजन करें तो हमारे पास आज अक्रॉस द बोर्ड वर्ल्ड क्लास इंटरप्राइजेस हैं। तो अगर आप सर्विसेज में देखें तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एयरलाइन कंपनीज हैं। सम ऑफ आवर एयरलाइन कंपनीज आर one of the highest profitable in the world, right? And we have world class IT companies, we have world class pharma companies, we have world class automotive companies. आप पहले देखिए, अगर कि इंडिया में ऑटोमोटिव में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती थी तो वो फॉरेन कंपनीज लेके आती थी, और इंडियन कंपनीज बाद में उसको इंडिजनाइज करके कुछ उसका वर्जन क्रिएट करके यहाँ पे लॉन्च करती थी। अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आए तो आप देखिए कि इंडियन कंपनीज आर एट द फोर फ्रंट ऑफ लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। So it's not foreign company. The market share dominance is with Indian companies. So this tells you कि इन सभी ने अपनी कैपेबिलिटी को इनहेंस किया है पिछले 15-20 सालों में। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए आपको बड़ी कंपनी चाहिए, कैपेबल कंपनीज चाहिए, जिनके पास मैनेजरियल डेप्थ हो, अच्छी बैलेंस शीट हो, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो। सो दैट वी हैव क्रिएटेड इन लास्ट 15-20 ईयर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कैपेबिलिटी इनपुट है ग्रोथ के लिए। अगर आपके पास इनपुट नहीं होगा तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। द थर्ड डायमेंशन इज गवर्नमेंट का कैपेबिलिटी। सो वन इज गवर्नमेंट हैज बिकम मच मोर ओरिएंटेड एंड फेवरेबल टू प्राइवेट सेक्टर। इट हैज स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग प्राइवेट सेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 1991 में जब हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन हुआ, उससे पहले इंडिया में कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। वी आर नॉट ऑन ओपन इकोनॉमी। फिर हमने लिबरलाइजेशन किया, अपने आप को ओपन किया, प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन करने के लिए फ्रीडम दी, बहुत सारे सेक्टर्स में एफडीआई खोला। तो जो गवर्नमेंट में एक सी चेंज आया और उस सिस्टम को समझने में, पॉलिसीज उसके लिए डिजाइन करने में, वो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में ऑलमोस्ट 20 साल लग गए। कुछ कोर्ट केसेस तो 2015-16 तक चले हैं, जो कि अब प्राइवेटाइजेशन पे थे या बिडिंग पॉलिसीज पे थे। सो नाउ दैट इज ऑल सॉर्टेड आउट। तो इसलिए गवर्नमेंट की भी अब कैपेबिलिटी काफी शार्प हुई है कि हमको एक नए सिस्टम को कैसे रन करना है। गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए इंटेंशन बढ़ी है।
एक रिस्पेक्ट बढ़ा है। द सेकेंड थिंग इज डिजिटाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने जो डिजिटाइजेशन पे इन्वेस्टमेंट किया है, या जिसको हम डीपीआई बोलते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गया है, स्केलेबिलिटी बढ़ी है बिजनेसेस की, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि टेक ओरिएंटेड बिजनेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इसके साथ साथ थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव ग्रोथ। इनके बगैर ग्रोथ नहीं हो सकती है। सो दैट इज ऑन द कैपेबिलिटी साइड। द सेकेंड थिंग इज कैपेसिटी टू ग्रो फास्टर, या जो हम कहते हैं कि हमें $1 ट्रिलियन जल्दी जल्दी ऐड करें, तो उसके लिए आपको कैपेसिटी चाहिए। सो कैपेसिटी में आपको फिजिकल फाइनेंशियल कैपेसिटी चाहिए, आपको फिजिकल कैपेसिटी चाहिए विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकली कैपेसिटी में हम लोग बहुत अच्छे हैं। हमारा टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, इट इज वेरी वेरी गुड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैज हैपेंड, जो पिछले 20 सालों में एक इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है, वो है फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो ट्रेडिशनली इंडिया इज ए कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री। मतलब हमारे पास कैपिटल की बड़ी कमी है। तो गवर्नमेंट भी कैपिटल चाहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो वहां पे भी फिजिकल डेफिसिट है। और चूंकि हमारी साइज बड़ी नहीं थी, तो हम जो इंटरनल कैपिटल जनरेट करते थे वो भी कम होती थी। प्लस हमारे पास फाइनेंशियल कैपिटल कम हो जाती थी, जो भी सेविंग्स होती थी हाउस होल्ड्स की, वो फिजिकल एसेट्स में ज्यादा जाती थी, तो रियल एस्टेट में, गोल्ड में, एटसेट्रा। सो बिकॉज ऑफ साइज बढ़ने के कारण हमारे पास ओवरऑल सिस्टम में फाइनेंशियल कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। दूसरा क्या हुआ है कि पिछले 10-12 सालों में जो बैंक्स की एनपीए क्राइसिस हुई थी, 2011-12 के बाद बैंक्स के पास बहुत ज्यादा एनपीए बढ़ने लगे थे, वो सब अब मोटा मोटा हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। तो उसके कारण बैंक्स की बैलेंस शीट अच्छी होने के कारण क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, और उनके पास पोटेंशियल है और क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाने का। दूसरा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वो है रिस्क कैपिटल अवेलेबिलिटी। तो अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो उसमें इन्वेस्ट करना होगा, और आपको रिस्क कैपिटल भी चाहिए, इक्विटी कैपिटल। तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स अवेलेबल हैं इंडिया में, और वो बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव है इंडिया को लेके, क्योंकि इंडिया बड़ी ग्रो कर रही है, और यहाँ पे अब अच्छा एग्जिट भी मिल रहा है बिकॉज मार्केट मैच्योर हो रहा है, तो उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ा है। और साथ ही साथ हमारा खुद का इक्विटी मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है, और स्मॉल कैप कंपनीज में, मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब जो पहले 10 साल पहले ऐसा लगता था कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, तो लोग अवर्स होते थे, अब वो धीरे धीरे रिस्क अवर्जन कम हो रहा है। तो इन सबसे रिस्क कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ी है। तो ये जो फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ी है सिस्टम की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, क्योंकि कैपिटल के बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते। एंड द थर्ड थिंग इज कॉन्फिडेंस। तो आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास कैपेसिटी है, बट आपको एक रिस्क टेकिंग कॉन्फिडेंस चाहिए। वो हर लेवल पे चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए, एंटरप्राइज को चाहिए। तो हम देख रहे हैं जैसे हमारे स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है, ये आपको बताता है कि हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, और इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट 500,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए भी 10 बार सोचती थी कि ये वायबल होगा कि नहीं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज से 20 साल पहले नहीं की गई थी, क्योंकि सरकार को केवल ये चिंता थी कि ये हम कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे कि। तो अब वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई, तो गवर्नमेंट स्पेंड्स मल्टीपल टाइम्स दैट इट वाज इन्वेस्टिंग 20 ईयर्स अगो। तो आज जो प्रोजेक्ट पहले 500,000 2,000 करोड़ के होते थे, आज सरकार 1-1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट बनाने को तैयार है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिडेंस। तो ये तीनों चीजें काफी इंप्रूव हुई हैं, और इसलिए ये जो टाइम है हर इंक्रीमेंटल $1 ट्रिलियन को अचीव करने का, वो धीरे धीरे कंप्रेस होता जा रहा है। तो बेस का बहुत बेनिफिट होता है, साइज का बहुत बेनिफिट होता है, उससे आपको बहुत सारी कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। सो दैट इज द रीजन। एंड द गुड थिंग इज कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा हमारा इकोनॉमी का साइज, तो सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ होगी, छोटी कंपनियों में ग्रोथ होगी, मिड साइज कंपनियों में ग्रोथ होगी, तो जो हम कहते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सो अक्रॉस द बोर्ड पार्टिसिपेशन होगा। बिकॉज जब आप इतनी कम साइज से बड़ी साइज पे जाते हैं, तो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होती है आपकी। Fair enough. Okay, all right. So, considering आज की हमारी थीम मल्टी कैप फंड्स है, वी नो कि ग्रो ने एक एनएफओ लॉन्च किया है, विच इज द ग्रो मल्टी कैप फंड एनएफओ। इसका जो एनएफओ पीरियड है वो है 26 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक।
तो अनुपम, आप हमें ये बताइए कि ये जो मल्टी कैप फंड है, इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? सो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अराउंड ग्रो मल्टी कैप फंड? ओके, सो देखिए, मल्टी कैप फंड वो होते हैं जिसमें एक मिनिमम एलोकेशन फिक्स होता है। वो सेबी का रेगुलेशन है कि आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों सेगमेंट्स में 25% ईच कैटेगरी में रखना ही है। 25% इज योर डिस्क्रिप्शन एज अ फंड मैनेजर कि हम उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट में सारे एलोकेशन हो जाते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट में इन्वेस्टर को एक एश्योर्ड एलोकेशन मिलता है। दिस अ वेरी डिसिप्लिन्ड स्ट्रेटेजी एंड ये डिसिप्लिन ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट विनिंग प्रपोजिशन है इन माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत पड़ती है। अब कमिंग टू कि हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है, तो हमने इन्वेस्टिंग को थोड़ा फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे देखा कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। तो इक्विटी में आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना क्योंकि आप कंपाउंडिंग चाहते हैं अपनी वेल्थ की, क्योंकि बिजनेसेस कंपाउंड होते हैं, उसके साथ आपकी वेल्थ भी कंपाउंड हो सकती है अगर आप उसमें इन्वेस्टर हो। और कंपाउंडिंग में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप थोड़ा हायर रेट पे कंपाउंड करें सो दैट आप इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ रिटर्न बना पाए। दैट इज योर वेल्थ क्रिएशन। इन्फ्लेशन को मीट करना इज नॉट क्रिएटिंग वेल्थ। तो दैट इज वन, हायर रेट ऑफ कंपाउंडिंग। सेकेंड इज यू वांट लॉन्गर कंपाउंडिंग, कि आप अगले 5, 10, 15 सालों तक कंपाउंड कर पाए, क्योंकि उससे फिर वो वेल्थ डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। 2-4 साल की कंपाउंडिंग से उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इन दोनों फैक्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों आउटकम्स के लिए, हायर कंपाउंडिंग और लॉन्गर कंपाउंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो हमारे हिसाब से 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको हायर कंपाउंडिंग चाहिए तो आपको ऐसे बिजनेसेस चाहिए, ऐसे कंपनीज चाहिए जो ग्रो कर सके। तो उसमें दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एक, कि जो बिजनेस वो कर रहे हैं वो स्केलेबल होना चाहिए। दो, उस कंपनी में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सके। उसके मैनेजमेंट में वो जो भी कुछ कर रहे हैं काम, उसमें एक एफर्ट होना चाहिए कि उनका अपॉर्चुनिटी साइज वो कैप्चर करते जाएं और अपनी अपॉर्चुनिटी साइज को बढ़ाते जाएं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इज ग्रोथ। तो हम ऐसी कंपनियों को देखते हैं जो स्केलेबल बिजनेस की हो और जिनके मैनेजमेंट में ये कैपेबिलिटी है कि वो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सके। सो दिस इज फॉर अस इज ग्रोथ। देन आपको चाहिए लॉन्गर कंपाउंडिंग, कि आप अगले 10-15 सालों तक कंपाउंड करते रहें, ग्रो करते रहें। तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कि कंपनीज जो सरवाइव करें 10-15 साल, उनके अंदर वो फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ग्रोथ कर सके। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इज क्वालिटी। तो मैनेजमेंट में जो कारपोरेट गवर्नेंस है, क्योंकि हमने देखा है जिन कंपनीज के कारपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं वो ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव करती हैं, ग्रो करती हैं, क्योंकि उनको सही समय पर कैपिटल मिलता है। जनरली शेयर होल्डर फ्रेंडली होने के कारण आपकी एक रेपुटेशन अच्छी होती है। सो दिस इज अवर फर्स्ट फिल्टर क्राइटेरिया कि कारपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस खराब नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 2, बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए और उनके रिटर्न रेशियोज अच्छे होने चाहिए, आरओई अच्छा होना चाहिए, कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप उससे लंबी कंपाउंडिंग कर पाएंगे और आप बिना डाइल्यूशन के कंपाउंडिंग कर पाएंगे। तो जनरली हमने देखा है कि इन्वेस्टिंग में इंक्रीमेंटल आरओई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन, की बेस लेवल आरओई अच्छा होना चाहिए और दूसरा इंक्रीमेंटल आरओई भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उससे री रेटिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। बिकॉज मार्केट इम्प्लिसिटली ये देख रहा है कि आपकी सर्वाइवेबिलिटी, आपकी लॉन्जिटिविटी अच्छी है उस कंपनी की, क्योंकि आरओई अच्छा। तो ये हम क्वालिटी में फैक्टर देखते हैं। द थर्ड थिंग इज वैल्यूएशन, बिकॉज वी वांट टू इंटर एट ए रीजनेबल वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन वो फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि बिजनेस की कंपाउंडिंग और पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग में रिलेशनशिप क्या होगी। तो एक अच्छा बिजनेस कंपाउंड करता रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी स्टॉक प्राइस भी उतनी ही कंपाउंडिंग करे, क्योंकि वो वैल्यूएशन में कई बार बहुत जल्दी कैप्चर हो जाती है कंपनी, बिजनेस की कंपाउंडिंग। तो इसलिए हमको वैल्यूएशन के लिए हम बहुत सेंसिटिव हैं, सो दैट हमारे पोर्टफोलियो की, हमारी पोजीशन की कंपाउंडिंग भी बिजनेस के कंपाउंडिंग के साथ साथ चलनी चाहिए। So in large caps, we are very agile. We would be very very sensitive to valuation. Mid and small cap में हम थोड़े से कम सेंसिटिव होंगे, क्योंकि वहाँ हमारा बाई एंड होल्ड का थॉट प्रोसेस ज्यादा है। एंड मिड एंड स्मॉल कैप वी डू बॉटम अप इन्वेस्टिंग। तो पहले कंपनीज को फिल्टर करना, उनका बिजनेस एनालाइज करना, उनका कैपेबिलिटी एनालाइज करना, एंड देन उसका साइजिंग करना, उनकी पोजिशनिंग करना पोर्टफोलियो में।
जबकि हम लार्ज कैप में थोड़ा उल्टा करते हैं कि हम पहले सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं कि किन सेक्टर्स में अर्निंग अपग्रेड डाउनग्रेड साइकिल फेवरेबल है, और उसके बाद फिर हम उसमें स्टॉक्स में आते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि स्पेशली इन लार्ज कैप्स, इफ यू सॉल्व एलोकेशन प्रॉब्लम वेल, मतलब जिसको हम कहते हैं सेक्टोरल एलोकेशन, तो अगर आपसे सिलेक्शन में थोड़ी गलती भी हो जाए तो भी ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। क्योंकि लार्ज कैप्स आर स्लाइटली मच मोर मैच्योर्ड बिजनेसेस, अपॉर्चुनिटी साइज वहाँ पे डिसाइडेड है, डिस्कवर्ड है, तो इसलिए वहाँ पे लोकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लार्ज कैप्स में हम थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप में हम थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। ओके, सो आई थिंक वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, दैट इज क्वालिटी एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, दैट Yes. वुड बी Yeah. ऑल राइट। ओके, यू नो, अभी आप लार्ज कैप्स की बात कर रहे थे एंड हाउ यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर लार्ज कैप। तो आई थिंक लाइक यू राइटली सेड, इंडिया में ना एक बहुत ही यूनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जब हम यूएस मार्केट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट ना जनरली लार्ज कैप कंपनी से बनी हुई है, लेकिन इंडिया में मुझे लगता है कि विनर्स कहीं से भी आ सकते हैं। वो मिड कैप से भी आ सकते हैं, स्मॉल कैप से भी आ सकते हैं, शायद माइक्रो कैप कंपनीज भी यू नो इवेंचुअली कुड Yeah. बिकम द विनर्स। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अनुपम, आप हमें ये बताइए कि जो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी होती है वो कितनी ज़रूरी होती है फॉर एन इन्वेस्टर जिनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। तो अगर एज एन इन्वेस्टर मेरे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो मेरे लिए मल्टी कैप स्ट्रैटेजी कितनी ज़रूरी होगी इन माय पोर्टफोलियो? Yeah. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यूएस में क्या हुआ कि यूएस इकोनॉमी जैसे जैसे इवॉल्व होती गई, एक तो क्या कि उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। जब पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपके यहाँ अनवाइबल हो जाती है, स्पेशली लेबर ओरिएंटेड, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे आउटसोर्सिंग इतनी होनी चालू हुई, और वो फिर ग्लोबलाइजेशन का एक थीम आया 90s में, और जिसके कारण ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना चली गई, तो वो सेगमेंट उनके यहाँ से खत्म हो गया। अब दूसरा क्या हुआ कि यूएस मार्केट एक्चुअली बहुत कंसोलिडेटेड मार्केट है। तो यूएस में नंबर ऑफ कंपनीज आज से 20-25 साल पहले जो लगभग 8,000 के आसपास होती थी, अब वो गिर के 3,500 हो गया है। तो इसलिए यूएस मार्केट बड़ा कंसंट्रेटेड मार्केट है और इनोवेशन लेड मार्केट है, तो नैरोअर मार्केट है, राइट, और इसीलिए वहां पे लार्ज कैप का ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक्चुअली यूएस मार्केट बहुत जल्दी पैसिव हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रॉड बेस्ड अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, राइट। तो आप एक्टिव कितना ही कर सकते हैं जब आपके नंबर ऑफ कंपनीज कम होते जाए। तो आप सोचिए कि 25-26 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी में लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर है, केवल 3,500 कंपनियां लिस्टेड है इन्वेस्ट करने को यूएस में, राइट। हमारे यहाँ लगभग आज आप एक्टिव ट्रेडेड कंपनी तो बहुत ज्यादा है, बट आप इन्वेस्टेबल कंपनी 700-800 पकड़ सकते हैं, मोटा मोटा उनका मार्केट कैप लगभग इतना हो गया है, 1,000-1,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो एक ये बहुत बड़ा कारण था कि यूएस में मार्केट में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। दूसरा, यूएस की ग्रोथ ही इनोवेशन लेड हो गई थी, तो बाकी सारे सेक्टर्स में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी। इंडिया में अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बड़ी हो रही है, हम नए नए बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये फूड डिलीवरी बिजनेस देखिए, ये 3-4 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, राइट। अब ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। पिछले अगर आप 10 सालों में देखिए तो हमने एक बहुत बड़ा नया सेगमेंट क्रिएट किया, हॉस्पिटल्स। तो पूरी की पूरी हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, नॉट द फार्मा पार्ट, बट जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, अब जीडीपी का ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल आप हेल्थ केयर में काफी खर्चा करते हैं, बट ये कभी मार्केट में रिप्रेजेंटेड नहीं था, वो फिर अभी पिछले 10 सालों में हुआ है, क्योंकि कंपनियां आई, उनको कैपिटल मिला, प्राइवेट सेक्टर का जो हेल्थ केयर था सिस्टम था वो इम्प्रूव हुआ। गवर्नमेंट चूंकि उतनी कैपेसिटी क्रिएट नहीं कर पा रही है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने के कारण धीरे धीरे लोग प्राइवेट हेल्थ केयर में शिफ्ट हुए, और इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन के कारण। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आगे जाके क्रिएट होंगी और जो मार्केट में आएंगी। दूसरा क्या होता है कि इकोनॉमी जब बड़ी होती है तो आपकी स्केल बढ़ती है, तो उसमें बिजनेसेस का कंसोलिडेशन होता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो भाई भी बहुत फ्रेगमेंटेड हैं, तो ये सारे बिजनेसेस धीरे धीरे करके मार्केट में आएंगे। तो हमारे यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में अगले 5-10 सालों में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, क्योंकि नए नए बिजनेसेस आएंगे, वो कैपिटल रेस करेंगे, उनकी लिस्टिंग होगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर धीरे धीरे ग्रो करने के बाद वो मिड कैप लार्ज कैप बनेंगे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हर इन्वेस्टर के लिए जो इंडिया में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका एलोकेशन इस सेगमेंट में होना चाहिए। ओके,
अब वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट को, बट होना चाहिए। और मल्टी कैप प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है क्योंकि ये आपको एक ही फंड में सारी वो एक्सपोजर देता है। बहुत सारे सेगमेंट्स जो यूनिक हैं, कुछ स्मॉल कैप में यूनिक है, मिड कैप में यूनिक है, लार्ज कैप्स में यूनिक है, उनमें आप स्टॉक ओन कर सकते हैं। और दूसरा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं उनको ओन करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे टैक्स इम्प्लीकेशंस भी कम होते हैं चंद वगैरह के। और चूंकि लार्ज कैप साथ में जुड़ा हुआ है इसमें मिड एंड स्मॉल कैप के साथ, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। सो आई थिंक एज अ मल्टी कैप फंड ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको 50% एक्सपोजर तो इन सेगमेंट में मिल ही रहा है थ्रू अ मल्टी कैप फंड, प्लस तो स्टेबिलिटी आ रही है विद द लार्ज कैप एलोकेशन। यस, या राइट। एंड यू वेरी राइटली सेड कि ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं जो शायद लार्ज कैप में रिप्रेजेंटेड नहीं है अभी, एंड दे आर प्रॉब्ली प्रेजेंट इन द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप स्पेस। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अनुपम, जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि हमने देखा है कि विनर्स अक्रॉस मार्केट कैप चेंज होते रहते हैं। कभी आप देखेंगे कि यूल हैव विनर्स फ्रॉम द लार्ज कैप, कभी मिड कैप स्पेस से, कभी यूल फाइंड विनर्स फ्रॉम द स्मॉल कैप स्पेस लाइक वी सेड, एंड द सेक्टर्स आल्सो आर वेरी यूनिक। ऐसे ऐसे काफी सेक्टर्स होंगे जो शायद सिर्फ लार्ज कैप में है और अभी मिड और स्मॉल में नहीं है, और ऐसे करेक्ट, भी सेक्टर्स हैं जो शायद स्मॉल और मिड में होंगे लेकिन लार्ज कैप में दे आर नॉट करेक्ट। रिप्रेजेंटेड, राइट? तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या एक मल्टी कैप फंड एक इन्वेस्टर को एक वो सफिशिएंट एक्सपोजर अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज दे सकता है, अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स? करेक्ट, करेक्ट। तो देखिए क्या होता है ना कि जब इकोनॉमी छोटी होती है तो हर चीज का स्केल छोटा होता है। Yeah. तो आप उसमें बहुत ज्यादा बिजनेसेस क्रिएट ही नहीं कर पाते हो। और चूंकि आपका स्केल छोटा है, तो स्पेशली पिछले 20 सालों में चूंकि चाइना का स्केल बड़ा था बहुत ज्यादा, Yeah. तो हम उससे कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते थे। तो अगर आपको कोई बिजनेस छोटी साइज में करना है तो इट इज बेटर कि आप चाइना से इंपोर्ट कर लीजिए। और आपकी पर कैपिटा इनकम कम होती है तो बिजनेसेस के लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, आपका प्राइसिंग पावर बहुत कम होता है। तो वो सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, राइट। और वो हमने ऑटोमोबाइल में देखा है। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि पहले आप एक सर्टेन प्राइस पॉइंट के ऊपर केवल इंडिया में फॉरेन कंपनीज की ही गाड़ियां बिका करती थी। इंडियन कंपनीज का कोई उतनी महंगी गाड़ियां नहीं खरीदता था, लेकिन अब आप देखिए इंडियन कंपनीज के भी प्राइस पॉइंट काफी बढ़ गए हैं, बिकॉज उनको भी स्केल मिला, उन्होंने R&D में इन्वेस्ट किया, नए प्रोडक्ट डेवलप किए, तो वो सारी चीजें। बट इसके लिए आपको बड़ा साइज ऑफ इकोनॉमी बहुत जरूरी होता है। तो सेम चीज इज हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि वहां पे स्केल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई ऐसे बिजनेसेस जो पहले बहुत छोटे होते थे, बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट होते थे, स्पेशली जैसे केमिकल्स वगैरह में, उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिजिनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। कुछ तो बहुत बड़ी स्टोरीज हैं जैसे PLI ड्रिवन मोबाइल फोन्स, एयर कंडीशंस एक्सेट्रा, सो दैट इज नॉन स्टोरी। बट बाकी जगहों पे भी बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है। तो इसलिए इस सारे एक्सपोजर के लिए मल्टी कैप अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि अगर आपका एक्सपोजर वहां नहीं होगा तो आप कई बार ऐसा हो सकता है कि उन सेगमेंट्स में जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो आप मिस कर जाएं। सेकेंड थिंग इज कि द बेनिफिट ऑफ मल्टी कैप इज कि आप एक कंपनी को उसकी पूरी लाइफ साइकिल में ओन कर सकते हैं। तो अगर हमने किसी कंपनी को स्मॉल कैप के स्टेज पे आइडेंटिफाई किया, वो मिड कैप हो गई या फिर वो लार्ज कैप हो गई, तो उस पोर्टफोलियो में सभी के लिए जगह है। Correct. और काफी बड़ी जगह है, तो आप कंटिन्यूअसली ओन कर सकते हैं। कई बार जो स्पेशलाइज्ड नीश प्रोडक्ट है जैसे स्मॉल कैप है, तो उसमें लिमिट है कि आप 65 से नीचे नहीं जा सकते स्मॉल कैप में, तो कई बार आपको उसको शिफ्ट करना पड़ता है इफ इट बिकम्स अ मिड कैप और लार्ज कैप। सो दैट इज द बेनिफिट। सो यस, आपने सही कहा कि फॉर एन इन्वेस्टर this should be the most important fund in his portfolio, in my personal opinion. Okay. जब मैंने आपसे आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा था, यू सेड वैल्यूएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वन पार्ट ऑफ द एनालिसिस। आई थिंक एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो हम वैल्यूएशंस को देखते हैं, और वैल्यूएशंस भी चेंज होती रहती हैं। देयर टाइम्स जब शायद लार्ज कैप्स ओवर वैल्यूड होते हैं, देयर टाइम्स जब मिड कैप स्मॉल कैप्स ओवर वैल्यूड होते हैं, एंड हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा है वी डिड सी ओवर वैल्यूएशन इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स इन मार्केट कैप्स। तो अगर हमने एक मल्टी कैप फंड में या ऐसा एक्सपोजर लिया है जिसमें हमारा लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में जा रहा है,
तो क्या हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड व्यूअर्स अंडरस्टैंड कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या वैल्यूएशंस की वजह से हमें बेनिफिट हो सकता है इसका? तो एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में डिपेंडिंग ऑन टाइम और कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि रिस्क अवर्जन या रिस्क ऑन के कारण मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में ओवरऑल बेसिस पे अगर आप 3 ईयर देखिए तो स्मॉल कैप्स ने अच्छा किया है, बट बीच बीच में कई टाइम फ्रेम ऐसे आते हैं जब आपके स्मॉल कैप्स अच्छा नहीं करते हैं। Yeah. स्पेशली जैसे 2022 का जब वॉर के बाद था तो एक सिचुएशन थी। अ, अभी भी थोड़ा स्मॉल कैप्स पे प्रेशर है। तो कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसमें लार्ज कैप्स बहुत अच्छा करते हैं, कई ऐसे समय हैं जब मिड कैप्स अच्छा करते हैं। तो एक ही फंड में होने के कारण एक तो आपकी वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, आपको बेनिफिट मिलता है, और दूसरा ये है कि आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में प्ले करने की अपॉर्चुनिटी बेटर मिलती है। सो दैट इज वन मोर बेनिफिट ऑफ अ मल्टी कैप अप्रोच एक सिंगल फंड में, और उसका टैक्सेशन बेनिफिट भी है। ओके ओके वंडरफुल। सो हम जब इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी 50 इज द मोस्ट फेमस इंडेक्स। अगर पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करें तो काफ़ी लोग निफ्टी 50 को देखते हैं, लेकिन अगर हम निफ्टी का मल्टी कैप इंडेक्स देखें, विच इज़ निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25, इसने जो है निफ्टी 50 इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है ओवर 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स टाइम पीरियड में, राइट? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट देखा है, अगर हम देखें कि इंडेक्स ने जो है निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, तो क्या हमें एक मल्टी कैप फंड को कंसिडर करना चाहिए? एंड क्या ये जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, क्या ये हर तरीके के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होते हैं? तो चाहे मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, हु जस्ट स्टार्टिंग माय इन्वेस्टमेंट जर्नी, या मैं एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हूँ जो काफ़ी सालों से इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्या मल्टी कैप फंड्स किसी भी तरीके के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होते हैं? कोई भी प्रोडक्ट केवल और केवल इसलिए इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम होराइजन कितना है। अच्छा। तो इक्विटी इज, in my opinion, equity is more sensitive, or the product selection in equity is more sensitive towards your time horizon. Okay. Because equity में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है आपके रिटर्न का, वो एक्चुअली टाइम है। रेस्ट एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ, राइट? और इक्विटी में जो वोलेटिलिटी है वो भी टाइम के साथ ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। तो मल्टी कैप फंड्स के लिए आई थिंक 5 ईयर टाइम होराइजन इज अ गुड इनफ टाइम होराइजन, मिनिमम टाइम होराइजन। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर हो जो पैसे वो 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं मिनिमम, वो चाहे न्यू इन्वेस्टर हो या चाहे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपके पास 5 साल हैं जो इन्वेस्ट करके आप 5 साल तक छोड़ सकते हैं, उस मिनिमम टाइम फ्रेम को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, उन सभी को मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके ओके। सो बेसिकली टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास टाइम है तो चाहे आप अभी शुरू कर रहे हैं अपना म्यूचुअल फंड जर्नी या 20 साल से शुरू इन्वेस्ट करें, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपके पास मिनिमम 5 साल है, इज व्हाट यू आर सेइंग। ओके। सो अनुपम, एज इन्वेस्टर्स जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हम एक जो बहुत ज़रूरी पैरामीटर देखते हैं वो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो हम रिटर्न्स ये सब तो देखते हैं, बट हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी देखते हैं। और एक जो बहुत कॉमन पैरामीटर है टू डिटर्मिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, वो होता है शार्प रेशियो, राइट? तो ये जो शार्प रेशियो है, हमने ये देखा गया है कि जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स होते हैं, अगर शार्प रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि द फंड इज गिविंग यू बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो डेटा ये दिखाता है कि जो निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स है, उसका जो शार्प रेशियो है दैट इज हायर दैन द निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट? तो क्या ये अगेन एक अच्छा केस बनाता है फ्रॉम अ रिस्क एडजस्टेड पॉइंट ऑफ व्यू? तो अगर हम मल्टी कैप फंड्स को देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि रिस्क एडजस्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फंड हमारे लिए अच्छा हो सकता है? यस, क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि अगर आप आज से 10-15 साल पहले जाएं तो जो स्ट्रेंथ होती थी बैलेंस शीट की और बिजनेसेस की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की, उसमें मिड एंड स्मॉल कैप और लार्ज कैप में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी होती थी। ओके। तो लार्ज कैप्स बहुत स्ट्रांग होते थे क्योंकि उनको कैपिटल मिलती थी, उनका बिजनेसेस नोन होता था, उनमें ग्रोथ हो रही हो उस समय हो रही थी, तो लोग उसी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। और जनरली लार्ज कैप्स कंपनियां बड़े बिजनेसेस ग्रुप से या सर्विस सेक्टर की आती थी, जहाँ पे कैश फ्लोज अच्छे होते थे या बैलेंस शीट की अच्छी स्ट्रेंथ होती थी, तो उनमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती थी।
होती थी, रिलेटिव टू अदर पार्ट ऑफ द मार्केट कम होती थी, जबकि 10-15 साल पहले हमारा स्मॉल कैप सेगमेंट, मिड कैप सेगमेंट थोड़ा वीक होता था। ओके। बैलेंस शीट में कैपिटल की कमी थी, डेट ज़्यादा होती थी, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी उतने ज़्यादा नोन नहीं थे, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में मार्केट नहीं जानता था। और दूसरा एक था कि 15-20 साल पहले एफआईज यूज्ड टू बी वेरी डोमिनेंट, और वो ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। ओके। वो इंडिया में मिड एंड स्मॉल कैप में नहीं करते थे, तो इसलिए भी लार्ज कैप थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता था। बट धीरे धीरे हमारी मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनीज की भी स्ट्रेंथ बढ़ी, उनको कैपिटल मिला, कैपिटल अवेलेबिलिटी अच्छी हुई, उनकी बैलेंस शीट उनने सही की, तो जो इंडेटेडनेस है उनका आरओई इंप्रूवमेंट हुआ। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में कंपनीज के आरओई एक्चुअली सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए। प्लस 2011-12 से लेके 19-20 तक जो एक क्रेडिट क्राइसिस थी इंडिया में बिकॉज ऑफ एनपीए प्रॉब्लम एटसेट्रा, उसके कारण डेट अवेलेबिलिटी भी वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी कंपनी सर्वाइव करेगी नहीं या सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं, छोटी है अगर वो, तो इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता था। तो इसलिए स्मॉलर कंपनीज बहुत वोलेटाइल होती थी, उनका स्टॉक प्राइसेस बड़े वोलेटाइल होते थे। तो अब उसके चेंज होने के कारण, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ होने के कारण, इकोनॉमी के बड़े होने से उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन, उनकी ग्रोथ रेट अच्छी होने के कारण जो वोलेटिलिटी है मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की वो थोड़ी कम हो गई है। तो आगे भी मुझे ऐसा लगता है वोलेटिलिटी रहेगी और लार्ज कैप से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बट जो इंक्रीमेंटल रिटर्न हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट, गिवन दैट रिस्क, वो अभी भी फेवरेबल होगा। बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ये हम स्मॉल कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टिंग इज अ टाइम टेकिंग थिंग। तो ये इसके लिए आपको एटलीस्ट 5 साल देना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हाँ, ये आगे भी जाके हमको ऐसा लगता है कि ये जो बेटर शार्प रेशियो है वो हम मेंटेन कर पाएंगे। ओके, ऑलराइट, वंडरफुल। सो जस्ट आखिरी सवाल अनुपम बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हमें जो है एज इन्वेस्टर्स ग्रो मल्टी कैप फंड को कंसिडर क्यों करना चाहिए, and also how is the true to multi cap portfolio better than a large cap multi cap portfolio? तो देखिए, एक तो एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन प्रोडक्ट है, आपको एक एस्योर्ड एलोकेशन मिल जाता है 25% इन ईच मार्केट कैप कैटेगरी, तो उससे आपके लिए बहुत सारे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती है कि आपको कब स्मॉल कैप करना है, कब मिड कैप करना है। आपको एक ही पोर्टफोलियो में आपके सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। सेकेंड इज कि इंडिया में ब्रॉड एक्सपोजर बहुत जरूरी है, राइट, एंड इसलिए मल्टी कैप स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। तीसरा, हमें ये लगता है कि हमारी जो फिलॉसफी है क्यू गार्प की, दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट टू कैप्चर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस मार्केट कैप कैटेगरी। हमने उसको जो एक नीश तरीके से उसका एक जो एक नीश तरीके से हमने जो उसका इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम तैयार किया है, टॉप डाउन फॉर लार्ज कैप्स एंड बॉटम अप फॉर मिड एंड स्मॉल कैप, उससे हमें ये लगता है कि हमें इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करने में काफ़ी बेनिफिट होगी। और थर्ड पॉइंट इज कि ट्रू टू मल्टी कैप पोर्टफोलियो हम चाह रहे हैं बनाना। डिफॉल्ट हमारा एक इवेंट आउट एलोकेशन, इक्वल एलोकेशन टू मिड एंड स्मॉल एंड लार्ज कैप्स होगा, बट हम 25% को लेके फ्लेक्सिबल हैं, और जहां जहां हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम उसको मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। जनरली हमने देखा है कि थोड़ा मल्टी कैप फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब उनमें लार्ज कैप का प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स को अगले 5-10 सालों के लिए इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, वेरी एक्साइटिंग प्लेस, जहाँ पे काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। सो ट्रू टू लेवल रहना मल्टी कैप के लिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, तो दैट आल्सो मेक्स इट बेटर फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, वंडरफुल। आई थिंक हमें बहुत सारे इंसाइट्स मिले अनुपम आज रिगार्डिंग मल्टी कैप फंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। So thanks a lot, and we hope to get you back again. Thank you so much. Thank you, Namrata. Thanks for it. So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had a wonderful learning experience. Please do like this video, share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।